हेलो बच्चों, अब वेक्टर में आगे चलते हैं। और वेक्टर में जैसे कुछ टर्म्स हैं और जिनको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो लेट्स गो थ्रू दोज टर्म्स एंड फैक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, जैसे कि जो भी वेक्टर में हम बात करें, हमारे लिए जो वेक्टर है वो 3D स्पेस में ही वेक्टर आएगा और पोजीशन वेक्टर होंगे सारे के सारे, जो भी जिससे भी हमारा पाला पड़ेगा। तो आई जे के टर्म्स में हम वेक्टर को लिख सकते हैं। तो मैं पहले बोलता हूँ, देन वी विल स्टार्ट राइटिंग। देयर समथिंग कॉल्ड कोलिनियर एंड कोप्लेनर। ठीक है, अब ये पॉइंट के टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं एंड वेक्टर के टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने बोला कि दो पॉइंट कोलिनियर हैं तो इस बात का कोई सेंस बनता ही नहीं। अगर हमें कोई दो पॉइंट दे रखा है स्पेस में कहीं पे भी, तो उन दोनों को ज्वाइन किया तो वी विल ऑलवेज गेट ए लाइन जिसके ऊपर वो दोनों पॉइंट लाई करेगा। तो दो पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर। तीन पॉइंट की बात करें तो तीन पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अगर हमें तीन पॉइंट दे रखा है ए बी सी, तो ए और बी को ज्वाइन किया हमने, एक लाइन आ गई। अगर सी उस लाइन के ऊपर है तो वो तीन पॉइंट कोलिनियर है, अगर उसके ऊपर नहीं है तो वो तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हुआ, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर है। तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट, तीन चार पाँच छः कुछ भी, वो सब कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो एक लाइन पे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ये ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आता है कोप्लेनरिटी पॉइंट्स का। अगर हम बोलें कि दो पॉइंट हैं, ठीक, कोई भी दो पॉइंट देखें, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट से एक प्लेन पास हो जाएगा, बिल्कुल इनफाइनाइट प्लेन पास हो जाएंगे। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उन दोनों पॉइंट को, मान लिया एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके ऊपर मैं ऐसे प्लेन रख सकता हूँ, दिस इज़ प्लेन। ठीक है, अब मान लिया मैं इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये एक दूसरा प्लेन आ गया, इसके अंदर भी ये दोनों पॉइंट हैं। फिर मैंने ऐसे कर दिया, तीसरा पॉइंट आ गया, तीसरा प्लेन आ गया। तो ऐसे करके इनफाइनाइट प्लेन्स आ जाएंगे जिसके अंदर ये दो पॉइंट लाई करेगा। तो टू पॉइंट्स आर ऑफ कोर्स कोप्लेनर एंड दे विल लाई इन इनफाइनाइट प्लेन्स। ठीक है, तो दो पॉइंट की बात तो ये होगी। अब तीन पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हमें तीन पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मान लिया जैसे इसी लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो इन तीन पॉइंट को कंटेन करने वाला ऐसे एक प्लेन आ गया। इस प्लेन के अंदर, मतलब ये जो प्लेन है, हाथ वाला जो प्लेन है, इसके अंदर ही तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो अगर हमने बोला कि तीन पॉइंट को प्लेनर हैं, तो बिल्कुल है ये तीनों पॉइंट। और ये तो इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई कर जाएगा, मतलब ये प्लेन हो गया, एक दूसरा प्लेन आ गया, फिर ये तीसरा प्लेन आ गया, फिर ये फोर्थ प्लेन आ गया। तो ऐसे करके ये तीनों पॉइंट इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई कर जाएगा, अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो उनको ज्वाइन करके हमेशा ही एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये ठीक है, 3D में भी ट्राइंगल बन जाएगा, प्लेन में होगा, मान लीजिए XY प्लेन की बात करें हम 2 डायमेंशन में, तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। 3 डायमेंशन में हो तो भी हमेशा ही ट्राइंगल बन जाएगा इफ़ दे आर नॉट कोलिनियर। अगर वो एक लाइन पे नहीं है तो उनको ज्वाइन करके हमेशा ही एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये ठीक है, अब जैसे इन तीन पॉइंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इन तीनों को मैं ज्वाइन करूँ तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल बन जाएगा। उस ट्राइंगल का अपना एक प्लेन होगा। ये ठीक है, ट्राइंगल इज़ ए प्लेनर फिगर। तो वो प्लेन जो होगा, तो ये तीनों पॉइंट उस प्लेन में लाई कर रहा है। ये ठीक है, वो जो ट्राइंगल वाला प्लेन हो गया उसी को एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये हमने ये प्लेन रख दिया इन तीनों पॉइंट के ऊपर ऐसे, तो ये तीनों पॉइंट इस प्लेन में आ गए। बट इस बार क्या होगा कि केवल इसी प्लेन में आ पाएगा, और कोई प्लेन नहीं होगा। मतलब मैं प्लेन को ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, वरना कोई पॉइंट बाहर निकल जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, अभी तक मैंने क्या समझाया कि अगर दो पॉइंट, तीन पॉइंट हैं एंड वो तीन पॉइंट हैं एंड वो कोलिनियर हैं, अगर वो एक लाइन पे हैं तो वो इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई कर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पे नहीं है, तो भी वो प्लेन में लाई करेगा, बट फिर वे एक ही प्लेन आएगा जिसके अंदर वो लाई करेगा। कौन सा प्लेन होगा, अगर तीन पॉइंट ए बी सी हैं तो ए बी सी को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के प्लेन में, उस ट्राइंगल का जो प्लेन होगा उसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट क्या बना, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर।
ये ठीक है, 3 पॉइंट हमेशा ही कोप्लेनर होगा। तुम कैसे भी सोच के देख लो, स्पेस में 3 पॉइंट लो कहीं पे भी स्पेस में, तीनों को ज्वाइन करो, एक ट्राइंगल बनेगा, उसी ट्राइंगल के प्लेन में वो तीनों लाई करेगा। एंड अगर तीनों पॉइंट बाई चांस कोलिनियर भी हैं, देन देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स जिसमें वो 3 पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स एक प्लेन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो पहले तो हम इसी पॉइंट को लिख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, मतलब वो हमेशा एक लाइन में लाई करेगा, कोलिनियर। फैक्ट 2, 3 और मोर पॉइंट्स may or may not be collinear। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सेट कि 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर एंड दे विल लाई इन यूनिक प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक ही प्लेन ऐसा होगा जो इन तीनों से पास कर रहा होगा। दे विल लाई इन यूनिक प्लेन इफ पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर वो पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, एक लाइन पे नहीं है, तो उन तीनों से एक ही प्लेन पास करेगा, ऐसे बोला इसने। ठीक है, अगर 3 पॉइंट कोप्लेनर है तो ऑफकोर्स 2 पॉइंट तो कोप्लेनर है ही, 2 पॉइंट तो हमेशा इनफाइनाइट प्लेन्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड दे विल लाई इन इनफाइनाइट प्लेन्स, दिस इज अंडरस्टूड। फोर्थ पॉइंट, 4 और मोर पॉइंट्स may or may not be coplanar। अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं तो हमने क्या किया, ABCD में 3 पॉइंट ABC को ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल को एक्सटेंड कर दिया इन्फिनिटी तक। ये ठीक है, उसी प्लेन को एक्सटेंड कर दिया इन्फिनिटी तक। अब जो फोर्थ पॉइंट है D, अगर वो उस प्लेन में है, अगर वो उस प्लेन में है तब तो चारों पॉइंट कोप्लेनर हो गए, और डी अगर उस प्लेन में नहीं है तो नॉन कोप्लेनर हो गए। अगर पॉइंट्स प्लेन में नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, पहली बात। अब वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, 2 वेक्टर अगर उन दोनों का लाइन पैरेलल है, ठीक है, अब वो वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर मतलब जो सेम डायरेक्शन होता है उसको तो हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका इधर है और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। बट दोनों ही केसेस में, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, हम उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, अगर उनकी लाइन पैरेलल है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब जैसे मैंने बोला, कुछ बच्चे पॉइंट के साथ, मतलब ये वाले कोलिनियर के साथ कंफ्यूज होकर वो उनको ऐसा लगता है कि एक के पीछे एक रखा होना चाहिए तभी वो कोलिनियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर की जिसकी भी हम बात करें, सारे वेक्टर फ्री वेक्टर्स हैं। तो अगर 2 वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, तो इनको भी कोलिनियर बोलेंगे अगर वो बस उनकी लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, जो ठीक है 2 वेक्टर कोलिनियर ऐसे होगा, कहने का मतलब ये। अब मतलब 2 वेक्टर कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये 2 वेक्टर ये कोलिनियर है, अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये दोनों कोलिनियर नहीं है। 2 वेक्टर मे और मे नॉट बी कोलिनियर। जो 2 वेक्टर हैं दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, अच्छा 2 से पहले एक वेक्टर की बात करते हैं। ये वेक्टर इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई करेगा। ठीक है, वेन एवर आई एम सेइंग वेक्टर यू शुड हियर कि आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर। तो आई कैन ट्रांसलेट इट, ये ठीक है, ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। ये ठीक है, ऐसे इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते, वरना तो फिर वेक्टर में वेक्टर ही चेंज हो गया, क्योंकि वेक्टर के अंदर 2 क्वांटिटी होती हैं, एक लेंथ होता है और एक ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। ये और इसको अगर मैंने पैरेलली नीचे शिफ्ट किया, इनको हम बोलेंगे सेम ओरिएंटेशन है। तो दीज 2 आर सेम वेक्टर्स।
ठीक है। अब अगर हम एक वेक्टर की बात करें, ये एक वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर इनफाइनाइट प्लेन्स में आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन्स के अंदर लाई करता है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि ये वेक्टर इसमें लाई करता है बोर्ड के प्लेन में, तो आंसर इज़ यस। ठीक है, अब तो मिलेगा बोर्ड तो यहाँ है, वेक्टर यहाँ पे है, तो ये प्लेन में कैसे लाई कर रहा है। तो इसको अगर हम केवल ट्रांसलेट करके ऐसे रख दें, ठीक है, तो इसके अंदर आ गया, और ट्रांसलेशन इज अलाउड। तो अगर मान लिया ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और वेक्टर ये है, अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर इस प्लेन में लाई करता है, तो आंसर इज़ हाँ, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके नीचे ले जाऊँ तो ये आ जाएगा इस प्लेन में। ठीक है, ऐसा बोलने में कुछ बच्चों को लगता है कि अच्छा फिर इसका मतलब तो ये है कि हर वेक्टर हर किसी प्लेन में लाई कर जाएगा। ऐसा भी नहीं है। ये वेक्टर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये वेक्टर अब इस प्लेन में लाई नहीं करता, इसको ले जाओ कैसे भी ट्रांसलेट करके, ये कभी पूरा वेक्टर ऐसे आएगा ही नहीं इसमें। तो अगर मैंने ऐसे रख दिया तो दिस वेक्टर डज नॉट लाई इन दिस प्लेन। ठीक है, कितना भी नीचे करो ये पूरा वेक्टर आएगा ही नहीं। तो एक वेक्टर, ये वेक्टर इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई करता है, ये बात सही है, बट दैट डज नॉट मीन कि दुनिया के हर प्लेन में लाई करता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये वेक्टर इस हैंड वाले प्लेन में लाई कर रहा है। अब इसको मैंने थोड़ा प्लेन को रोटेट कर दिया, ये दूसरा प्लेन आ गया क्योंकि प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, एंड सो ऑन। तो एक वेक्टर इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दो वेक्टर दें, ठीक है, मान लिया कोई भी दुनिया में दो वेक्टर हैं ऐसे करके, ठीक है, ये चलो ऐसे दो वेक्टर हैं, तो वेक्टर को तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम इसको उठा के ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बना सकते हैं। अब इनिशियल पॉइंट सेम बनाने से क्या होगा कि ये जो फाइनल पॉइंट है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल बन जाएगा तो उसका एक प्लेन आ जाएगा। दैट मीन्स टू वेक्टर्स कैसे भी हों, कहीं पे भी रखे हों, वेक्टर मतलब फ्री वेक्टर, तो इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आए, वो हमेशा एक प्लेन में आ जाएंगे। टू वेक्टर्स विल ऑलवेज लाई इन अ प्लेन। अब मान लिया ये जो दो वेक्टर हैं, ये ठीक है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, इस प्लेन में भी लाई कर रहा है, हाँ, इसमें भी लाई कर रहा है, हाँ, तो ऐसे करके इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई करेंगे ये दोनों। बट वो जो इनफाइनाइट प्लेन्स होगा वो ओरिएंटेशन वाइज तो एक ही प्लेन होगा, मतलब बस केवल हम प्लेन्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये ठीक है, ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर हमें दो वेक्टर दे रखा हो तो वो ओरिएंटेशन वाइज यूनिक प्लेन में लाई करेगा, मतलब इन जो ऐसे करके ये इनफाइनाइट प्लेन्स आ रहे हैं, इन सब का ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन सेम है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इन सब का नॉर्मल वेक्टर सेम है। ठीक है, तो वैसे तो ये दोनों वेक्टर कितने प्लेन में लाई कर जाएंगे, इनफाइनाइट प्लेन्स में। ठीक है, बट वो इनफाइनाइट प्लेन्स पैरेलली होगा, तो ओरिएंटेशन वाइज वो एक ही प्लेन गिना जाएगा, और वैसे प्लेन वाइज तो डिस्टिंक्ट प्लेन्स तो हैं ये दोनों, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, और ये दोनों वेक्टर उन दोनों ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, दोबारा बताता हूँ कि दो वेक्टर हैं ऐसे, ये दोनों वेक्टर, दीज विल लाई इन इनफाइनाइट प्लेन्स, फर्स्ट थिंग, बट वो जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं वो सारे प्लेन आपस में पैरेलल हैं, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर मैं बोलूँ कि दीज टू वेक्टर लाइज इन ए यूनिक प्लेन ओरिएंटेशन वाइज, तो ये बात भी सही है कि जो प्लेन आएगा वो उसका ओरिएंटेशन फिक्स ही होगा। ठीक है, अब उसको ऊपर नीचे शिफ्ट होने से ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। अब ये दोनों वेक्टर बाई चांस अगर कोलिनियर हो जाएं, ऐसे हो जाएं, मान लीजिए ये दो वेक्टर हो जाएं, तो ये तो फिर इट इज़ एज गुड एज वन वेक्टर, तो ये तो फिर वापस इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई करेगा। ठीक है, क्या हो गया, स्टेटमेंट ये बना, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, एंड प्लेन डिफाइंड बाय देम विल बी यूनिक ओरिएंटेशन वाइज या डायरेक्शन वाइज इफ़ दोज टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इनके जो प्लेन का ओरिएंटेशन आएगा वो फिक्स आएगा, इसको ऐसे 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 कुछ नहीं कर सकते, बस ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। ये एक चीज़ हो गया। तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अगर तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर वाला हमने प्लेन देखा। ठीक है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, तो इसका प्लेन ये आ गया। ठीक है, ओरिएंटेशन वाइज। अब तीसरा वेक्टर अगर इस प्लेन के अंदर आया तो तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे देखो, जैसे ये तीन वेक्टर हैं, ठीक है,
ये तीनों कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिस प्लेन में आ रहा है उसके अंदर ये वेक्टर आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये तीन कोप्लेनर नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये तीनों कोप्लेनर हो गए। उसका मतलब क्या है कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम इसी को लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वन वेक्टर विल लाई इन इनफाइनाइट प्लेन्स। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, टू वेक्टर्स will always be coplanar and plane defined by them will be unique। ये ठीक है, कैसे यूनिक? ओरिएंटेशन वाइज, ये ठीक है, या डायरेक्शन वाइज। if vectors are non-collinear, अगर वो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो फिर वो इनफाइनाइट प्लेन्स में आ जाएगा। सेवेंथ, थ्री और मोर वेक्टर्स may or may not be coplanar। ठीक है। फिर एट्थ की बात करें तो इन स्पेस थ्री लाइन्स में बी, सॉरी थ्री कहाँ से आ गया, टू लाइन्स में बी फर्स्ट पार्ट कोइंसिडेंट, सेकेंड पार्ट पैरेलल डिस्टिंक्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट, ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट स्क्यू लाइंस। ये ठीक है, अगर स्क्यू लाइंस है तो वो नॉन कोप्लेनर होगा, नॉन कोप्लेनर लाइंस। ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है तो दीज विल बी कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वो एक प्लेन में आ जाएगा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो भी एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्लेन में तो क्या है, जैसे टू डायमेंशन में क्या है जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में मतलब टू डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर दो लाइनों की बात करें या तो वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि एक ही लाइन है, या फिर वो पैरेलल होगा। ठीक है, दो लाइन पैरेलल होते हैं टू डायमेंशन में, या फिर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब इफेक्टिवली क्या होगा, एक ही लाइन है। स्पेस के अंदर एक फोर्थ पॉसिबिलिटी भी है, दैट इज स्क्यू लाइंस। तो अब स्पेस के अंदर क्या क्या हो सकता है कि या तो एक ही लाइन है, ठीक है, अब ये जीरो विड्थ है, एक ही लाइन है, ठीक है, या तो ऐसे हो गया, या फिर ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, जो पैरेलल लाइंस होगा उनके ऊपर हम ऐसे प्लेन रख सकते हैं, तो दीज टू विल बी कोप्लेनर लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन का तो मतलब एक ही लाइन है, तो एक लाइन तो इनफाइनाइट प्लेन्स में आ जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, अगर लाइन ये फिक्स्ड है तो फिर ये प्लेन भी फिक्स्ड है। अगर ये ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये ठीक है, ये ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये भी एक प्लेन में आ जाएगा। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने ऊपर से एक प्लेन छोड़ दिया, इसके ऊपर जो प्लेन रखा गया उसी में लाई कर रहा है ये दोनों। तो ये तीनों केसेस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तीनों केसेस में दीज विल बी कोप्लेनर लाइंस। ये तीनों लाइन एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे विजुलाइज करो कि जैसे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अब इसको
मैंने ऐसे ऊपर उठा दिया। अब ये जो दो लाइन आई ये पैरेलल हैं क्या? नहीं दिख रहा है, पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, लो तुम्हें दूसरा व्यू दिखाते हैं। ऐसे करके पैरेलल लाइंस तो नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, इनके बीच में गैप है। आई होप यू कैन सी इट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस भी नहीं है, सेपरेट लाइंस है। तो इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन, SKEW। ना तो ये पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। तो स्क्यू लाइंस, ये जो दो लाइन है ये एक प्लेन में कभी नहीं आएगी। जैसे मान लिया, मैं थोड़ा दूर दूर रखते हैं इनको, ऐसे एक लाइन ये हो गया, एक ये लाइन हो गया। इन दोनों को एक प्लेन में कैसे लेके आएँ? अगर इसको किसी भी प्लेन में रखा तो ये नहीं आ पाएगा, इसको किसी भी प्लेन में रखा तो ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये लाइंस की बात कर रहे हैं, हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसको उठा के ऐसे रख दो। ऐसे रख दिया तो फ्री लाइंस नहीं होता है, फ्री वेक्टर होता है। वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप दिस मेक्स सेंस कि इन स्पेस टू लाइंस में बी कोइंसिडेंट दिस एंड दिस। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, 9th पॉइंट, टू प्लेन्स में बी फर्स्ट पार्ट कोइंसिडेंट, सेकेंड पार्ट पैरेलल, थर्ड पार्ट इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन। ठीक है, तो अगर हम दो प्लेन की बात करें, अगर हमारे पास दो प्लेन हैं तो क्या क्या हो सकता है कि या तो वो कोइंसिडेंट हो, मतलब जैसे एक प्लेन ये दूसरा प्लेन ये, या तो वो कोइंसिडेंट हो मतलब एक ही प्लेन है। ठीक है, या फिर वो ऐसे पैरेलल हो जाए, तो ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों प्लेन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, या फिर इंटरसेक्टिंग हो जाए। अगर पैरेलल में मैंने किसी भी एक प्लेन को ऐसे टिल्ट किया, ठीक है, प्लेन ऐसा थोड़ा है कि केवल इतना ही प्लेन है, ये तो हम हाथ से शो कर रहे हैं। प्लेन का मतलब क्या है कि इस वाले सरफेस को हम इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ, ऐसे ये भी इन्फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो इसको मैंने ऐसे टिल्ट किया तो ये तो ऐसे इन्फाइनाइट तक जा रहा है और ऐसे ये भी इन्फाइनिटी तक जा रहा है। तो आगे जाके ये एक लाइन में कट करेगा तो इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन हो सकता है। तो इस वाले केस में दोनों प्लेन्स के बीच में कितने पॉइंट्स कॉमन आएंगे? इन्फाइनाइट। पैरेलल है तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, इसमें भी इन्फाइनाइट पॉइंट कॉमन आएंगे। अगर कोइंसिडेंट प्लेन है तो एक ही प्लेन हो गया, तो हर पॉइंट कॉमन पॉइंट ही हो गया। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे एग्जैक्टली दो पॉइंट कॉमन है। कैसे भी दो प्लेन्स बना लो, ठीक है, उनके बीच में एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, और अब क्या करते हैं, एक बहुत जल्दी ये और सुन लेते हैं कि जैसे अगर मान लिया एक ये लाइन दे रखी है, ये पूरी लाइन है, इस लाइन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स आएंगे। ये ठीक है, यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब क्या है कि वेक्टर के लेंथ से कोई मतलब नहीं है, वन ही लेंथ ले लिया हमने। तो इस लाइन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स आएंगे? दो। एक तो ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब इसको भले ही हम ऐसे कर लें तो ये सब पैरेलल हैं, बट बिकॉज वेक्टर इज ए फ्री वेक्टर, इफ आई एम ट्रांसलेटिंग वेक्टर इज नॉट चेंजिंग। ये ठीक है, दीज आर ऑल सेम वेक्टर्स। बट अगर मैंने डायरेक्शन पलट दिया तो डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गया, तो ये एक दूसरा डायरेक्शन हो गया। तो एक लाइन के पैरेलल दो वेक्टर आ सकते हैं, दो यूनिट वेक्टर आ सकते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, पैरेलल तो हम बोल सकते हैं इन्फाइनाइट वेक्टर आ सकते हैं, क्योंकि हम वेक्टर की लेंथ चेंज कर सकते हैं। एक लेंथ का वेक्टर, दो लेंथ का वेक्टर, तीन लेंथ का वेक्टर, ये ठीक है, इसका लेंथ और बड़ा कर दिया, 10 लेंथ का वेक्टर। तो अगर एक लेंथ का वेक्टर और दो लेंथ का वेक्टर है तो वो वेक्टर तो अलग ही काउंट होगा, भले ही वो फ्री हो या ना हो, क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो एक लाइन के पैरेलल दो यूनिट वेक्टर आ सकते हैं। एक लाइन के परपेंडिकुलर, जैसे अगर ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे एक ये वेक्टर हो गया, ये ठीक। अब मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दूँ तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें
तो ऐसे करके इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स हैं विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो लाइन के केस में क्या होगा, 3 डायमेंशन की बात करें, 3D स्पेस की बात करें, पैरेलल तो 2 वेक्टर आएगा, एक इधर, और परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स आएगा। प्लेन में उल्टा होगा, जैसे ये प्लेन है तो इसके अगर हम परपेंडिकुलर बोलें तो एक वेक्टर इधर आएगा, एक उल्टा, बस 2 ही आएगा। अब यूनिट वेक्टर की बात करें, अब कोई बोले कि इसको उठा के यहाँ रख दो, तो रख दो, वेक्टर तो सेम ही है क्योंकि हमने ट्रांसलेट ही तो किया है। और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो फिर ये परपेंडिकुलर बचा नहीं इस प्लेन के। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर 2 यूनिट वेक्टर आएगा, एक इधर। पैरेलल जो है, जैसे ये प्लेन के पैरेलल है, अब इसको हम ऐसे घुमा दें तो ये सब प्लेन के पैरेलल ही हैं, तो प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लाइन और प्लेन में उल्टा है, लाइन में पैरेलल 2, परपेंडिकुलर इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और प्लेन में परपेंडिकुलर 2 यूनिट वेक्टर आएगा, पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स आ जाएगा। इसी चीज़ को लिखते हैं 10 पैरेलल टू ए लाइन 2 यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर ये लाइन है L तो एक यूनिट वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, ये ठीक है, माइनस यू के, एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। तो अगर लाइन ये है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लिया ऐसे एक प्लेन ले लिया और लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लिया, तो इस प्लेन के अंदर जितने भी यूनिट वेक्टर हैं सब इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर 11 पैरेलल टू ए प्लेन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर मान लिया ये प्लेन है तो इसके पैरेलल तो ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट एंड परपेंडिकुलर टू ए प्लेन 2 यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। और परपेंडिकुलर की बात करें तो 2 ही आएगा, एक इधर यू कैप और एक इसी में उल्टा कर दिया, माइनस यू कैप। टू यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखा। ठीक है, बाकी तो अभी तो टू स्टार्ट विद ओनली दीज पॉइंट्स यू कैन मेमोराइज और कीप इन योर माइंड। बाकी तो जैसे चैप्टर आगे प्रोग्रेस होगा you would be able to understand these points more clearly. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एनी वेक्टर कोलिनियर टू ए वेक्टर कैन बी रिटन uniquely as
लैम्डा, एनी वेक्टर, इसको लिखते हैं आर वेक्टर कोलिनियर टू ए वेक्टर कैन बी रिटन यूनिकली एज आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। यूनिकली का मतलब क्या है कि लैम्डा का एक फिक्स वैल्यू आएगा। तो अगर हमने मान लिया कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, इसका लेंथ मान लिया ये 3 है, और हमने इसी के कोलिनियर कोई दूसरा वेक्टर ले लिया, मान लिया आर वेक्टर, और इसका लेंथ मान लिया 5 है, तो इस एग्जाम्पल के लिए आर वेक्टर विल बी -5/3 ए वेक्टर। लैम्डा का वैल्यू यूनिक आएगा। तो दो चीज़ें, अगर ए वेक्टर के कोलिनियर कोई वेक्टर दे रखा है तो पहली बात तो वो लिखा जा सकता है ए के टर्म्स में, और दूसरा बात कि वो एक ही तरीका है लिखने का, यूनिकली लिखा जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, एनी वेक्टर नॉन कोलिनियर टू ए वेक्टर कैन नेवर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जो ए के पैरेलल नहीं है, कोई वेक्टर जो ए के पैरेलल नहीं है वो ए के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता लैम्डा टाइम्स ऐसे करके ना, कभी भी। तो क्वेश्चन 3 नहीं, पॉइंट 3, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, if A vector and B vector are non-collinear vectors, then first part lambda A plus mu B बराबर 0 implies lambda is equals to mu is equals to 0। मैं यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि अगर A और B नॉन कोलिनियर वेक्टर है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे A इधर है और B इधर है, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या क्या बता सकते हैं। पहला कि अगर ऐसे कोई हमें इक्वेशन गिवन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का कॉम्बिनेशन नल वेक्टर है। अब देखो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इसने क्या बोला कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ा और 0 वेक्टर आ गया, तो इसको कितना भी बड़ा कर दो या कितना भी छोटा कर दो, इसको तो कैंसिल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इन दोनों का तो डायरेक्शन ही अलग अलग है। उसका मतलब क्या है कि अगर दिस प्लस दिस 0 वेक्टर है तो ये इसकी वजह से नहीं हो सकता कि ये इसने कैंसिल कर दिया। ये तो एक ही तरीका है कि ये खुद ख़त्म हो जाए, ये खुद ख़त्म हो जाए, तभी सम 0 आ सकता है, वरना अगर इनका कुछ ना कुछ लेंथ रहेगा तो जोड़ने पे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में कैंसिल करने के लिए सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लैम्डा और म्यू दोनों को 0 होना पड़ेगा, विदाउट 0 हुए ये 0 नहीं हो सकता। एक चीज़ तो ये हो गया। इसी चीज़ को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें ए और बी के दो कॉम्बिनेशन ऐसे बता रखे हैं कि बराबर हैं, लैम्डा 2a प्लस म्यू 2b, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। अगर a और b नॉन कोलिनियर हैं एंड ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है, तो उसका मतलब क्या है कि लैम्डा 1 मस्ट बी लैम्डा 2 एंड म्यू 1 मस्ट बी म्यू 2। इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्यों होना पड़ेगा? सीधा सीधा यहीं से आ जाएगा, इसको लेफ्ट पे ले जाओ, ए के साथ आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, बी के साथ आ जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो अगर ए और बी नॉन कोलिनियर हैं तो इसके हिसाब से दोनों कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो 0 होना चाहिए। तो लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 आ गया एंड म्यू 1 बराबर म्यू 2 आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर? देखो, अगर ए और बी नॉन कोलिनियर है, जैसे ये ए और बी है या फिर ए और बी कहीं पे भी हो, ए ये है बी ये है, तो इसको ऐसे पास में लाके फ्री वेक्टर है ट्रांसलेट करके दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बना के हम एक प्लेन तो रख ही सकते हैं इनके ऊपर। तो ये जो प्लेन है वो यूनिक प्लेन आएगा क्योंकि नॉन कोलिनियर है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इस यूनिक प्लेन में, यूनिक प्लेन मतलब ओरिएंटेशन वाइज, ठीक है। तो अगर ए और बी नॉन कोलिनियर, अगर ए और बी कोलिनियर होते फिर तो वो इनफाइनाइट प्लेन्स में लाई करते, ठीक है, बट बिकॉज ये नॉन कोलिनियर है ऐसे, तो फिर ये एक ही प्लेन में आएगा ओरिएंटेशन के हिसाब से। तो एक प्लेन आएगा इनका ए और बी का, उस प्लेन के अंदर अगर हम कोई भी तीसरा वेक्टर लें, सी वेक्टर, तो उसको हम ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं एंड यूनिकली लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? अगर ए और बी नॉन कोलिनियर है
तो ये बैकग्राउंड हमें पहले से पता है कि वो एक प्लेन में लाई करेगा। इफ सी वेक्टर इज एनी वेक्टर in the plane of A vector and B vector, then if C vector is any vector in the plane of A vector and B vector, then it can uniquely be written as a linear combination of A vector and B vector। ठीक है, मतलब इसको विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सोचो कि ये मान लिया एक प्लेन है जिसमें A वेक्टर पड़ा हुआ है, B वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लिया ऐसे एक वेक्टर आया, ठीक है, ये सी वेक्टर आया इसी प्लेन के अंदर, ये ठीक है, ये ए और बी वाला प्लेन है, इसी के अंदर एक सी वेक्टर आया। तो नाउ वी आर क्लेमिंग थ्रू दिस पॉइंट कि सी वेक्टर को हम ए और बी के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मतलब लैम्डा 1 ए, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ठीक है। लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है। और यूनिकनेस का मतलब क्या है कि लैम्डा की ए की वैल्यू आएगी, म्यू की ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। लैम्डा और म्यू की एक ही वैल्यू आएगी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो उसको विजुलाइज करने का बहुत आसान तरीका क्या है कि हम क्या करें, इस प्लेन मतलब सी को ए और बी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं वो बताया जा रहा है, कैसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ए के पैरेलल लाइन खींचा, सी के इनिशियल या फाइनल कहीं से भी, चाहे इस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दो ए के या फिर फाइनल पॉइंट से, ठीक है। तो मान लिया हमने फाइनल पॉइंट से खींचा, तो जो इनिशियल पॉइंट है उससे हमने बी के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, तो बी के पैरेलल ये लाइन आ गया, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। मान लिया इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 3 है, मान लिया इसका लेंथ 8 है, इसका लेंथ 5 है, मान लिया। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये बी के पैरेलल है तो ये बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये ए के पैरेलल है तो इसको ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो गया बी के डायरेक्शन से, तो -8/3 बी वेक्टर। तो b/3 करने से तो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ गया, माइनस करने से वो यूनिट वेक्टर पलट गया, 8 से मल्टीप्लाई करने से वो 8 लेंथ का वेक्टर आ गया, तो ये पूरा वेक्टर बन गया ये वाला पार्ट। ऐसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो +5/2 ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। ये एग्जांपल हो गया कि अगर सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक प्लेन है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो इसको हम ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये बताया गया इसमें। अब मान लिया ये जो तीसरा वेक्टर है ये इनके प्लेन से बाहर निकल जाए, मान लिया ऐसे हो जाए, तो फिर हम इस वेक्टर को ए और बी के टर्म्स में कभी नहीं लिख सकते एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि वैसे तो हमने फिजिक्स से ए क्रॉस बी सुना ही होगा, ए क्रॉस बी यूज़ करके तो लिख सकते हैं। मतलब अगर ये मान लिया ये वाला वेक्टर बाहर चला जाए तो भी हम ए क्रॉस बी में भी तो बेसिकली ए और बी ही यूज़ हो रहा है, तो ए क्रॉस बी यूज़ करके तो हम इसको लिख सकते हैं, बट वो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बोल पाएंगे उसको। क्रॉस अगर हमने यूज़ कर लिया तो फिर वो लीनियर नहीं बचा। तो अगर कोई भी वेक्टर जैसे डी वेक्टर है, ये वेक्टर है, वो इसके प्लेन में नहीं है, ए और बी वाले प्लेन में नहीं है, तो डी वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख पाएंगे। फोर्थ, इफ डी वेक्टर does not lie in the plane formed by A vector and B vector, then it can not be written
एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, दो इट कैन बी रिटन यूजिंग ए क्रॉस बी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर मान लिया मेरे को ऐसे लिखा दिखाई दे 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, फॉर एग्जांपल 2a प्लस 3b लिखा है, तो 2a प्लस 3b डेफिनेट बात है कि वो a और b के प्लेन के अंदर ही आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये, क्योंकि बाहर वाला कोई वेक्टर लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो हो गया 2 वेक्टर का बात। अब करते हैं 3 वेक्टर का बात। मतलब अभी तक हमने क्या बोला कि अगर एक वेक्टर दे रखा है, केवल एक वेक्टर, तो उसके पैरेलल किसी भी दूसरे वेक्टर को लैम्डा करके लिख सकते हैं। फिर दूसरी बात हमने क्या बताई कि अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं तो उन 2 वेक्टर के प्लेन में किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। ये ठीक है। अब आगे चलते हैं और तीसरी बात, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन, जब 2 वेक्टर की बात करी थी तब तो हमने बोला था कि नॉन कोलिनियर वेक्टर, मतलब कोलिनियर वेक्टर ये हो गए जो पैरेलल हैं, नॉन कोलिनियर ये हो गए। नॉन कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे थे इससे पहले जब हम 2 की बात कर रहे थे। अब हम 3 की बात करें और हमने बोला कि 3 वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये ठीक है, ये तीनों तो कोप्लेनर वेक्टर हो गए, इसकी बात नहीं करें। ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये ठीक है, दीज आर नॉट लाइंग इन ए प्लेन, इनको एक प्लेन में नहीं लाया जा सकता। तो इफ़ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन, फिर उसी तरह की डिट्टो वैसी उसी तरह के पॉइंट है कि अगर लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी अगर 0 वेक्टर हो जाए तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कोई 0 होना पड़ेगा। ये आपस में कैंसिल नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर। ठीक है, अगर मान लिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 नहीं है, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 नहीं है तो लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी वाला जो वेक्टर आएगा वो तो ए और बी के प्लेन में आएगा, वो तो इस प्लेन के अंदर आएगा। और जो तीसरा वेक्टर वो इस प्लेन में है ही नहीं, तो ये आपस में कैंसिल कर ही नहीं सकता एक दूसरे को। तो अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, अगर वो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं और उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे 0 वेक्टर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मिलके तीसरे को कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, तीनों को खुद ही अलग अलग 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और इसी से ये वाली चीज़ आ जाएगी कि अगर लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इज इक्वल्स टू म्यू 1 ए प्लस म्यू 2 बी प्लस म्यू 3 सी के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, यही वाली चीज़ आ जाएगी। कोफिशिएंट को 0 कर दो तो लैम्डा 1 बराबर म्यू 1 एंड लैम्डा 2 बराबर म्यू 2 एंड लैम्डा 3 बराबर म्यू 3 होना चाहिए। मतलब अगर 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने इक्वेट कर रखा है एंड अगर वो 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं, तभी ऐसा बोल सकते हैं, तभी हम दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। अगर 2 वेक्टर बराबर 2 वेक्टर लिखे हैं, ए बी बराबर ए बी का कॉम्बिनेशन बराबर ए बी का कॉम्बिनेशन लिखा है, तब तो उनका कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए कि वो दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर हों। बट अगर 3 वेक्टर का कॉम्बिनेशन बराबर 3 वेक्टर का कॉम्बिनेशन दे रखा है 3 वेक्टर का, तो फिर दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए कि वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हों, तभी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। और इसी के आगे नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या है, एनी वेक्टर आर वेक्टर इन स्पेस कैन uniquely be written as a
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, दैट इज अगर तीन हमें नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे रखे हैं ऐसे करके ए बी सी, तो फिर दुनिया में कोई वेक्टर ले आओ, ठीक है, उसको हम ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ठीक है, दैट इज आर वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू यूनिक आएगी। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के। ठीक है, एक वेक्टर को आई जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। तो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये मान लिया स्पेस में कोई एक पॉइंट पी है, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन पे, वो पॉइंट क्यू है मान लिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा देखो, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बट विजुलाइजेशन में हमें दिमाग लगेगा कि जैसे पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन पे, तो वो जिस पॉइंट पे आके गिरा, फिर उस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये इधर परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर है। तो ये वाला पॉइंट ए मान लिया A0 0, ये वाला पॉइंट बी मान लिया 0 B 0, ये वाला पॉइंट C इज 0 0 C। ठीक है, वेक्टर के टर्म्स में बात करें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में के कैप, तीन वेक्टर हैं। तो जो ये ओ ए वेक्टर है इसको हम बोल सकते हैं ए आई कैप, तो ये भी ए आई कैप हो जाएगा। ओ बी वेक्टर को हम बोल सकते हैं बी जे कैप, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा सी के कैप। तो ओरिजिन से पी तक कैसे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ए आई कैप, ये वेक्टर सेम होगा बी जे कैप, और ये वाला जो वेक्टर है वो सेम होगा सी के कैप। ठीक है, मतलब इस डायग्राम में यू आर हैविंग ऐसे, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये हमने पी ले लिया, ये पॉइंट पी है, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है, मतलब एक्स वाई प्लेन ये, इसके अंदर जो पॉइंट आके गिरा वो क्यू हो गया। अब मैंने क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो वो पॉइंट ए है। अब इसमें दिमाग कहाँ पे खर्च होगा कि अगर मैं पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ना एक्स एक्सिस पे, तो वो भी ए पे ही आके गिरेगा। तो मतलब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ एक्स एक्सिस पे, या फिर क्यू से ड्रॉप करूँ, वो एक ही जगह आके गिरेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये जो वेक्टर है, ये जो मार्कर है, ये ओ पी वेक्टर है। तो पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन में, तो वो यहाँ पे आके गिरा क्यू। क्यू से फिर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो ए पॉइंट और बी पॉइंट आया ऐसे। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि हमने क्या किया कि पी, क्यू और ए, इन तीनों को लेके एक प्लेन ऐसे कट किया। ठीक है, उस प्लेन के अंदर अगर हम कोई भी लाइन खींचे, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही आएगी, क्योंकि उस प्लेन के लिए मतलब दोबारा पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्यू पे आया, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए पे आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ए से पास करने वाला एक प्लेन लिया,
ये यहाँ पे पॉइंट ए है, उससे पास करने वाला एक पॉइंट प्लेन लिया, तो यू शुड अप्रिशिएट कि बी भी उसी प्लेन के अंदर आएगा और पी भी उसी प्लेन के अंदर आएगा। इसमें इमेजिनेशन है, तो मैं थोड़ा सा खुद करके देखना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन का, जिसके अंदर पी भी है, क्यू भी है और ए भी है। तो अब इस प्लेन में कोई भी लाइन खींचो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि प्लेन के अंदर अगर ये नॉर्मल है तो कोई भी लाइन खींचो सब इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर आएगा। इसलिए अगर मैं पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ एक्स एक्सिस पे तो वो ए पे आके गिरेगा। उल्टा बोलो कि हमने एक प्लेन ले रखा है पी क्यू ए, ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के अंदर जो दो पॉइंट हैं पी और ए, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही आएगा। ठीक है, ये बात समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं। ये ठीक है, पी से परपेंडिकुलर ए पे आके गिरेगा। इस बात का यूज़ क्या है कि अगर मैं ओ पी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन निकालूं, ये ठीक है, जैसे ये ओ पी वेक्टर है, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, तो अगर मेरे को इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए तो हम तो एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। प्रोजेक्शन निकालने का यही तरीका है कि अगर मेरे को ओ पी का प्रोजेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो ओ तो कॉमन पॉइंट हो गया, पी से और परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो ए पे आके गिरेगा। तो जो ओ ए है वो बेसिकली प्रोजेक्शन होगा। तो जो ओ ए वेक्टर है दैट इज ए आई कैप, वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ओ पी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ ओ पी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही ओ बी हो जाएगा बी जे कैप एंड ओ सी हो जाएगा सी के कैप। तो सी के कैप भी क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ओ पी वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि एक्स वाई जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये सबको पता है। मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, प्लस एक्स वाई जेड राइट हैंड सिस्टम फॉलो करता है। मतलब अगर मैं एक्स से वाई की तरफ जाऊं तो जो मेरा थंब का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, जेड का डायरेक्शन आएगा। सही है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ओ पी वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये हो गया ओ सी वेक्टर। ठीक है, जो ओ बी आएगा, ये जो वेक्टर है ओ बी, वही ए क्यू है, वही ए क्यू वेक्टर भी है। मतलब ये जो है ये रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ से भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों 90 हो गए। ठीक है, तो अगर मेरे को ओ से पी तक जाना है तो हम क्या करेंगे, ओ से ए तक गए, ए से क्यू तक गए और क्यू से पी तक गए। तो ओ से ए तक जाने में ये ए आई कैप, सी के कैप, ये आ गया। ओ पी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, वैसे ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, ये जो वेक्टर है ओ क्यू, ये क्या होगा कि ओ पी वेक्टर का से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन पे, तो ये हो गया। अगर मैंने ओ पी वेक्टर को एक्स वाई प्लेन के ऊपर उसका प्रोजेक्शन निकाला, ये ठीक है, जैसे इसका प्रोजेक्शन निकाला एक्स वाई प्लेन के ऊपर, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ओ पी वेक्टर को हमने दो वेक्टर में रिजॉल्व किया, एक इस प्लेन के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट हो गया। तो ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ओ पी वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, and that will be equals to OA प्लस ए क्यू। तो बीच में से अगर हम ए निकाल देंगे तो ओ क्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो मतलब ये जो ओ पी वेक्टर है उसका अगर हम किसी एक्सिस के अलॉन्ग निकालें प्रोजेक्शन,
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालें तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में केवल वही कंपोनेंट रख लिया, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो आई वाला कंपोनेंट रख लिया, वाई एक्सिस के निकालना है तो बी जे वाला कंपोनेंट रख लिया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो के वाला कंपोनेंट रख लिया। और अगर हमें प्लेन पे निकालना है, एक्स वाई प्लेन पे निकालना है तो एक्स और वाई में आई और जे आता है तो आई और जे वाले कंपोनेंट रख लिए इसमें से। तो अगर इसमें से मैं ये दोनों कंपोनेंट रख लूँ बी जे प्लस सी के, तो ये बेसिकली वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन, ठीक है। ये हो गया एक। तो बाकी अब देखो इसका डेरिवेशन देखो पहले से आता होगा, तुम यूज़ भी कर रहे होगे। ओ पी स्क्वायर जो है ये, ठीक है, ये स्क्वायर जो है वो ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर कर सकते हैं। कितना हो गया? ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब ये जो ओ क्यू स्क्वायर है ये वाला लेंथ, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर ऐसे ही ओ ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू ओ पी वेक्टर का लेंथ इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये सारे रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी, ठीक है। फिजिक्स में तो ये सब यूज़ करते हैं, वेक्टर ये हो गया, उसका लेंथ ये हो गया, उसका एंगल ये हो गया। यहाँ पे तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो चीज़ें आ कहाँ से नहीं है। अगर मान लिया नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें अभी काम की नहीं है हमारी ज़्यादा, विदाउट इसको समझे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस मेरे को ये समझ आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही हैं, बस काफ़ी है। दिस वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बस ये एक्सप्लेनेशन समझने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ओरिजिनल चीज़ ही भूल जाएं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओ पी वेक्टर जो है वो बेसिकली कितना हो गया? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, इस चैप्टर में बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए आई विल ऑल्सो यूज़ ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो हमारे लिए दोनों चीज़ का काम कर देगा। वो बेसिकली हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स का भी काम कर देगा फॉर सम पॉइंट, ठीक है। और अगर 3D की बात करेंगे तो, और अगर वेक्टर की बात करेंगे तो ये ब्रैकेट और कॉमा हटा के आई जे के लगा लिया तो हमारे लिए वेक्टर का भी काम कर देगा। तो दोनों चीज़ का काम यही कर देगा हमारे लिए, ठीक है। और ओ पी जो लेंथ है दैट विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम पी की डायरेक्शन में ऐसे यूनिट वेक्टर निकालें, ओ पी कैप वन लेंथ ले लें, ठीक है, तो वो पी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा ओ पी कैप, दैट विल बी ओ पी डिवाइडेड बाई उसी का मैग्नीट्यूड। ये ओ पी का मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है। सो दिस इज इक्वल्स टू ये वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस, तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स जे कैप एंड सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स के कैप। ये आ जाएगा, ये हमारे लिए यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या है, मान लिया कि ये जो ओ पी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है एंड जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है ये एक प्लेन में नहीं बन रहा है, ये ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये हो गया, ठीक है। तो इधर जो एंगल बना ये अल्फा बना, इधर जो एंगल बना ये बीटा बना वाई एक्सिस के साथ, और ये जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ ये गामा बना। तो ये तो अलग अलग प्लेन्स में आएंगे, ठीक है, बट एंगल अल्फा बीटा गामा है। अब देखो जैसे हमने बोला था
अब इसमें ये ज़रूरत पड़ेगी, हमने जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे किया तो वो ए और बी पे आया। तो मान लिया अगर मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो बी पे आएगा 0 B 0। ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो इसी पॉइंट पे आएगा बी पे। कैसे? ये ओ पी है, तो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लिया और उसको पी से पास करा दिया। ठीक है, ऐसे पी से पास करा दिया तो उसी प्लेन के अंदर क्यू भी आएगा और बी भी आएगा। तो अगर पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो बी पे आएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो ट्राइंगल हो गया ओ पी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मतलब अगर इसको अलग से निकाल के दिखाएं तो ये ऐसे हो गया, ये तो जेड एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये पी हो गया। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो बी पे आ रहा है तो ये वाला ट्राइंगल आ गया। ठीक है, और अभी हमने बीटा क्या डिफाइन किया था? बीटा वॉज एंगल बिटवीन ओ पी वेक्टर एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस और ओ पी के बीच में ये एंगल कितना है? बीटा। ठीक है, तो नोट 1, लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय OP with x-axis, y-axis and z-axis respectively। ठीक है, नोट 2, इन ट्राइंगल OPB, ये ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में कॉस बीटा कितना आ जाएगा? विल बी OB अपॉन OP, तो विल बी B अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, तो मतलब अगर जो एंगल हैं, जो OP डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बनाए अल्फा बीटा गामा, ये ठीक है, दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ये ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हो गए किसी भी डायरेक्शन OP के। डायरेक्शन एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये वो एंगल है जो डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बनाएगा। ठीक है, फिर हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैलकुलेट किया, तो जैसे हमने कॉस बीटा कैलकुलेट करके दिखाया वो इतना आ गया B अपॉन रूट A² प्लस B²। अच्छा, वैसे लिखने के लिए तो हमने ऐसे लिखा है OB की जगह B लिखा है, जबकि OB डिस्टेंस है और B तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। वाई कॉम्पोनेंट तो जैसे इधर की बजाय अगर इधर आ जाए, वेक्टर इधर आ जाए, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इधर आ जाए, तो इसका वाई कंपोनेंट तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, जेड कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो उससे क्या हुआ, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं हुआ, अपने आप चीज़ें सेट हो गई। क्योंकि अगर इधर आएगा, अगर मतलब ये जो वेक्टर है OP वेक्टर, वो वाई एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाए तो क्या होगा, अपने आप कॉस बीटा नेगेटिव होगा और B अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी वाले केस में ये एक्स वाई प्लेन है और जेड एक्सिस ऊपर जा रहा है। अगर वेक्टर ऊपर ऐसे ही निकल रहा है, ठीक है, तब तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस के साथ एक्यूट बनेगा। बट अगर वेक्टर ऐसे चला जाए और जेड एक्सिस ऐसे आ जाए तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो उस वाले केस में इसका जो जेड कंपोनेंट आएगा वो भी नेगेटिव होगा और कॉस गामा भी नेगेटिव होगा। कॉस गामा नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि गामा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड द वेक्टर। तो वो अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो अपने आप नेगेटिव हो गया। और एक्स वाई प्लेन के अगर वेक्टर ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वाई कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। तो लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय OP विद, यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो कॉस बीटा ये हो गया। अगर कॉस बीटा ये हो गया तो सिमिलरली
cos alpha will be a upon root a square plus b square plus c square and cos gamma will be c upon root sigma a square, मतलब वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर इन एंगल्स के हमने कॉस कैलकुलेट किया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन मतलब कॉस से आ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है। एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, या फिर डीसी भी बोलते हैं। ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो गया, ये क्वांटिटीज हो गया। ठीक है। अब कॉस अल्फा अगर हम देखें, कॉस अल्फा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और ये क्वांटिटी भी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ऐसे ये वाला क्वांटिटी ये हो गया सीधा कॉस बीटा। तो अगर हम यहाँ से लेके आए तो ओ पी कैप इज नथिंग बट कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये हो गया। ठीक है। कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। उसका मतलब क्या हो गया कि जो मतलब डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे, कॉस ऑफ डायरेक्शन एंगल, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है उनको डिफाइन कैसे किया है, जो भी वेक्टर है, मान लिया हमने बोला कि वेक्टर 3,2,7 है, तो अगर मेरे को कॉस अल्फा चाहिए तो 3 को मतलब ए को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। तो अगर 3,2,7 है तो उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3 को अगर हमने उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो वो कॉस अल्फा आ जाएगा, 2 को अगर हमने डिवाइड किया तो वो कॉस बीटा आ जाएगा, 7 को डिवाइड किया तो कॉस गामा आ जाएगा। 3 स्क्वायर मतलब 9, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, प्लस 7 स्क्वायर मतलब 49, तो 49 प्लस 13 कितना हो जाएगा 62। तो रूट 62 से अगर हम डिवाइड करें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ जाएगा। ठीक है। बट अगर हम रूट से वेक्टर को डिवाइड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें मान लिया, तो फिर यूनिट वेक्टर आता है। तो ये दोनों चीज़ें रिलेट हो गई। मतलब क्या चीज़ रिलेट हो गया कि जो एंगल्स बनाएगा, मतलब जो ये वाला डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा जो एंगल बनाएगा, इन एंगल के जो कॉस आएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये ठीक है वो, एंड इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मैंने यूनिट वेक्टर लिया मान लिया ये, इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन दोनों बराबर आएगा। तो दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ, सबसे पहली बात तो डायरेक्शन कोसाइन किसका आएगा, एक वेक्टर का या फिर एक डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन आएगा। पहली बात तो ये उसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है कि वो जो डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल का कॉस विल बी कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। पहली बात, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दैट वुड बी नथिंग बट उस डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स होंगे यूनिट वेक्टर के, उस डायरेक्शन के अलॉन्ग हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, उसके जो एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है वो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, बस ये बोल रखा है। तो इसी बात को हम ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम यूजली एल एम और एन से भी डिनोट करते हैं यूजली, मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एल एम एन से वो यूज़ करेगा तो वो डिफाइन भी करेगा, बट हम सिंबल से यूजली ये यूज़ करते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्शन आर
components of unit vector along the direction. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल if vector 2 3 6 makes angle alpha beta gamma with positive direction of axis, then find cos alpha, cos beta, cos gamma. ठीक है, इसको क्वेश्चन बोल दिया, एक छोटा क्वेश्चन. सोल्यूशन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रूट के अंदर 36 और 9 45 और 4 49 इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, तो 2 3 6 अगर ये मान लिया कि कोई भी v वेक्टर है तो v कैप कितना हो जाएगा 2/7 3/7 6/7. ठीक है, बस यही cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा की वैल्यू हो जाएगी. cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/7, cos बीटा इज इक्वल्स टू 3/7 एंड cos गामा इज इक्वल्स टू 6/7. यही हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, चाहे यूनिट वेक्टर की तरफ से बोल दो चाहे डायरेक्टली स्क्वायर करके जोड़ दिया. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो है तो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही तो है. तो वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको स्क्वायर करके हम सम करते हैं, फिर रूट लेते हैं, वो आता है. तो अगर हमने ओ पी कैप को मॉड लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड होगा. और यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो रूट ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा. या डायरेक्टली देख सकते हैं, कॉस बीटा अगर ये इसको स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. कॉस अल्फा को स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर अपॉन इतना आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन इतना आ जाएगा. जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे लिए अगली प्रॉपर्टी आ गई. तो नोट 3 क्या आ गया, इफ अल्फा बीटा गामा आर direction angles, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. इसी को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा will be equals to 2. ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 1 1 3 हो गया, उसमें से एक गया 2 बचा, 3 साइन को उधर ले गए तो ये आ गया. ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है तो उसका मतलब क्या है कि सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी 1 एंड सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा विल बी 2. ठीक है, तो क्वेश्चन 1, कैन ए वेक्टर वी वेक्टर मेक एंगल्स
60 डिग्री विद ईच ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। आंसर सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर सिग्मा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो कॉस स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 1/4, और ऐसे 3 टर्म है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 विच इज़ 3/4, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ये ठीक है, अगर एंगल अल्फ़ा बीटा गामा है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को 1 होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल, दिस इम्प्लाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन 2, इफ ए डायरेक्शन makes angle 60 degree with each of x and y axis, then find the angle made by it with positive direction of z axis। ठीक है, तो सॉल्यूशन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos square gamma is equals to 1, which implies cos square gamma is equals to half, which implies cos gamma is equals to plus minus 1/√2। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर गामा प्लस माइनस 1/√2 हो गया तो दैट मीन्स गामा विल बी 45 डिग्री और 135 डिग्री। ठीक है, 45 और 135। ठीक है, मतलब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ दोनों के साथ कोई भी डायरेक्शन 60-60 बना रहा है तो जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल फिक्स हो गया, या तो वो 45 होगा या 135 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बताया इसने।
If you can visualize what we are having, कि just 1 minute. Now I hope everything will be mixed up. I don't know whether you can make out or not. These are basically हमने स्पेस को एक्स वाई जेड एक्सिस में बांटा है, ठीक है। तो जैसे हमने एक बाहर क्यूब लिया, ठीक है, क्यूब को हमने ऐसे करके स्लाइस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये क्यूब है तो इस वाली एज को आधा ऐसे काट दिया, ठीक है। फिर जो ऐसे वर्टिकल एज है उसको ऐसे आधा काट दिया, और जो साइड वाली एज है उसको ऐसे आधा काट दिया। तो कैन यू विजुलाइज कि हमारे पास टोटल 8 क्यूब्स आ जाएंगे। 4 क्यूब ऊपर रखे होंगे और 4 क्यूब नीचे रखे होंगे। तो ये एक क्यूब हो गया, मतलब ये दूसरा क्यूब हो गया इधर। इसको अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो एक क्यूब बाहर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 क्यूब ये हो गए, ये मिडिल हो गया, और इसके नीचे 4 क्यूब हो गए। तो ये जो मिडिल का सेंटर है ये हमारा बेसिकली ओरिजिन हो गया, ठीक है। हाँ, तो इफ़ यू कैन विजुलाइज कि इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम एक्स एक्सिस ले लें मिडिल पॉइंट से, ये पीछे वाई एक्सिस चला गया और ये पीछे अगर जेड एक्सिस चला गया, तो जो ऊपर 4 रूम आए और नीचे जो 4 रूम आए, ये ठीक है 8 कंपार्टमेंट। जैसे मतलब ऐसे सोचो, टू डायमेंशन में अगर हमने प्लेन को कट किया तो 4 पार्ट में कट होता है, ठीक है। अब तुम ऐसे ही सोचो कि एक प्लेन रखा है एक्स वाई प्लेन रखा है, ऐसे हमने नीचे रख रखा है, उसको हमने ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कट किया, 4 पार्ट में कट हो गया, ठीक है। तो 4 हमें क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मतलब एक तुम ऐसे मान लो कि मेरे पास एक स्क्वायर है, उसको मैंने 4 पार्ट में कट किया और रख दिया। वो जो 4 पार्ट है वो 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब उन 4 क्वाड्रेंट के ऊपर मैंने 4 क्यूब्स रख दिए और 4 नीचे क्यूब्स रख दिए, इस जो प्लेन है, जो फ्लोर है उसके नीचे। तो ऐसे करके जो स्पेस है वो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट में एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होगा, दूसरे पार्ट में एक्स और वाई पॉजिटिव होगा, जेड नेगेटिव होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लगाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 8 कंपार्टमेंट हो जाएंगे स्पेस के, ठीक है। ये हमें समझ में आता है। तो अब ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस तरह की चीज़ करेंगे कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इफ वी वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, देन, ठीक है, लेट दिस इक्वल एंगल इज, ठीक है, कुछ भी फाई, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो ये भी कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर फाई 1/3 हो गया। दैट मीन्स कॉस फाई विल बी प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। मतलब कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3 हो गया, कॉस बीटा 1 प्लस माइनस एंड कॉस गामा। तो ये बेसिकली अगर हम प्लस माइनस के सारे कॉम्बिनेशन लें तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, 1/√3 1/√3 1/√3, फिर एक आएगा 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। तो ऐसे प्लस और माइनस से टोटल 8 यूनिट वेक्टर्स वी विल गेट। वो जो 8 यूनिट वेक्टर्स हैं इनको तुम ऐसे ट्रीट कर सकते हो, 8 रूम है, 4 रूम फ्लोर के ऊपर है, 4 रूम फ्लोर के नीचे है।
इन 8 रूम में एक एक यूनिट वेक्टर आ रहा होगा, और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये पूरी एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को अगर हम एज ए लाइन ट्रीट करें तो तीनों लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। बट अगर मैं बोल दूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ठीक है, लाइन के साथ क्या है, अगर मैंने बोला कि ये एक लाइन है, लाइन का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं। अब मैं बोलूँ कि इससे 30 डिग्री एंगल बना रही है तो इधर बना रहा है, अब मैं इसको इधर घुमा के कर दूँ तो अभी भी 30 बना रहा है, ठीक है। बट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में अगर मैंने ये बोल दिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है तो फिर तो एक्यूट ऑब्ट्यूज भी आएगा। फिर तो क्या होगा, इन 8 में से मतलब ऐसे हो गया, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये हो गया, एक तो इस डायरेक्शन में मतलब इसी वाले रूम में जो आएगा, ये एक रूम यहाँ पे हो गया, एक इसके बराबर में हो गया, ठीक है, एक इधर हो गया, एक इधर, 4 ऐसे रूम ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, ठीक है। 8 पार्ट में ऐसे डिवाइड हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो एक तो इस रूम में जो आएगा वो तीनों के साथ पॉजिटिव 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 एक्यूट एंगल बनाएगा। जो इस रूम में जाएगा, मतलब इसके जो बराबर वाला रूम है उसमें जो जाएगा वो वाई और जेड से तो एक्यूट एंगल बनाएगा, बट एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज बनाएगा, क्योंकि इधर चला गया ना वो, तो एंगल तो इक्वल हुआ ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि एंगल इक्वल केवल इसमें से 2 आएंगे, ठीक है। तो देयर आर 2 यूनिट वेक्टर्स विच इज 1/√3, 1/√3, 1/√3 एंड -1/√3, -1/√3 एंड -1/√3। ये जो होगा वो क्या होगा, इसी का जस्ट ऑपोजिट वेक्टर हो गया। तो ये वाला यूनिट वेक्टर तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है जो एक्यूट है, ये तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है जो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो देयर आर 2 यूनिट वेक्टर दिस एंड दिस which will make equal angle with positive directions of x, y, z axis, ठीक है। and there will be 8 unit vectors विच आर इक्वली इंक्लाइंड वर्ड यूज़ कर दिया, ये ठीक है। रादर देन के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऐसे बोलने के बजाय हमने क्या बोल दिया कि इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से। तो इंक्लिनेशन तो कभी मतलब हम 90 से ज़्यादा बोलते नहीं इंक्लिनेशन। जैसे इस लाइन के साथ अगर हम बोल रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, फिर ये 40, 50, 60 इधर ऐसे करेंगे तो हम इंक्लिनेशन इधर से लेना चालू कर देंगे रादर देन ये, ठीक है। तो इंक्लिनेशन में हम पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन जैसी कोई बात नहीं है। देयर विल बी 8 यूनिट वेक्टर विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल 3 एक्सेस, दैट इज वो 8 वेक्टर क्या है, +-1/√3, +-1/√3, +-1/√3। तो प्लस और माइनस के जो कॉम्बिनेशन लेंगे वो 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से वो 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ये ठीक है। इन 8 में जैसे 1/√3, 1/√3, -1/√3 लिया, तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इक्वल एंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि 2 एंगल एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है। बट इंक्लिनेशन तीनों एक्सिस के साथ हम बराबर बोलेंगे, सही है। अगर हम बोलें कि ऑरिजिन से कितनी लाइंस पास हो रहा है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो वो 4 लाइन हो जाएंगी। क्योंकि ये जो 8 वेक्टर होगा, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल होगा क्योंकि ये अपोजिट वेक्टर है, तो ऐसे ये जो 8 वेक्टर होंगे ये बेसिकली 4 पेयर में डिवाइड हो जाएंगे। तो दैट मीन्स देयर विल बी 4 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन विच विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल 3 एक्सिस। तो हम एक ये पॉइंट और लिख सकते हैं, देयर विल बी 4 straight lines
passing through origin which will be equally inclined with all three axes.